सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। जय हिंद दोस्तों, न्यू डायमंड स्टडी वे चैनल में आपका स्वागत है। मैं विक्रम कुमार आज पार्ट 4 लेके आया हूँ बीपीएससी 67वीं के लिए। मैं अभी बोला था सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। इसका रचयिता कौन है? इसका रचयिता कौन है? राम प्रसाद बिस्मिल है। कौन है? राम प्रसाद बिस्मिल हैं। तो इस बात पर ध्यान दीजिए, जितने भी बोल आए हैं क्रांतिकारी, उसमें कोई न कोई रचयिता है। जनगण मन का हो, वंदे मातरम का हो, जितने भी आ रहे हैं बोल, सभी कोई भी राइटर गाना जब भी जितने भी हैं ना, कोई न कोई लिखे हैं तब तो आए हैं। क्लियर है? तो हम चलें जोर शोर से बीपीएससी 67वीं के लिए। हमें उम्मीद है कि अब कुछ लोग जागे होंगे। जाग गए तो जागिए दिल से और बीपीएससी के कम समय में अच्छे तैयारी के लिए लग जाइए आप लोग। और कहना नहीं पड़ेगा, आप लोग खुद एक्टिव होंगे। इसमें 100% हमें सत्यता मिला हुआ है कि आप लोग वाकई में बहुत ही मेहनत करते होंगे। हाँ, अगर जो आप लोग इस चैनल पे जुड़े होंगे, कभी नज़र आ जाए ये चैनल, तो इसको छोड़िएगा नहीं, दिल थाम के बैठिएगा। इसमें पूरा क्लास का जो है आपका पूरा जितना भी होगा आपका सब्जेक्ट टोटल जाने का प्रयास रहेगा। लेकिन संग संग आप जो घटनाक्रम है, जो करंट अफेयर्स है, उसके लिए आप पेपर डेली पढ़िए। पेपर डेली पढ़ने के बाद ही करंट अफेयर्स आपका क्लियर होंगे। उसमें ना हम कुछ कर सकते हैं ना आप कुछ कर सकते हैं बैठे बैठे। कोशिश कीजिएगा तो पेपर पढ़ने का समय निकालिए, मेन पॉइंट बात को आप लोग नोट कर लीजिए। और उसके बाद करंट अफेयर्स है और कई मासिक पत्रिका आते हैं, वो भी पढ़ सकते हैं। लेकिन पेपर पढ़ने में क्या होगा, आपका समय मनोरंजन भी हो जाएगा और संग संग जो आपका क्वेश्चन भी निकल जाएगा। और जब बाद में अगर उसी चीज़ को आप दृष्टि में देखिएगा या किसी पत्रिकाएं में देखिएगा, तो आपको ये एडजस्ट हो जाएंगे ब्रेन में कि नहीं, ये 100% जो है हम लोग पढ़े हुए हैं। और आप लोग खुद जो है क्लियर करके रखिएगा कि मेरा ये जो है क्वेश्चन का डील हो गया। मैं चलूँ अब आगे। मैं आज जो क्या बोला, पार्ट 4 है। जो पार्ट 4 में आप लोग जान रहे हैं, पार्ट 4 में आप लोग 3 तक आ चुके हैं। अभी बिहार परिचय चल रहे हैं, बिहार स्पेशल में चल रहे हैं, ठीक है ना। बिहार स्पेशल का बिहार एक समान परिचय में चल रहे हैं। अगर जो थोड़े और अभी हैं बाकी, अभी तो कुछ नहीं हुआ, अभी और बाकी हैं, इसके डिटेल्स जा रहे हैं। हम लोग कोशिश करेंगे जितने बिहार समान परिचय हैं हम बढ़िया बढ़िया पॉइंट लेके आप लोग को दे दूं, जिससे आप लोग को फ़ायदा हो जाए। और आप जान रहे हैं हम साथ साथ हैं, हम बिहार के हैं भैया। चलते हैं। तो कुछ पीछे हम लोग पढ़े थे, विश्व के प्रथम में, बिहार के प्रथम में, भारत के प्रथम में। और संग संग अब चलेंगे नदियों के किनारे जो अवस्थित नगर हैं वो कौन कौन से हैं, जो क्वेश्चन में कई बार पूछा भी गया है। और उसमें जोड़ा दिया रहेगा कौन नदी का मेल किस से है। तो ये बात का ध्यान रखते हुए मैं कल क्वेश्चन देख रहा था, तो मैं पीछे जो जितने अभी क्लास ये 3 पार्ट चला है, इसमें मेरा हर साल 2 साल 3 साल का मैं क्वेश्चन उल्टा के देखा, तो हर साल का मैं 1 से 2 क्वेश्चन हमारे जो हैं 3 क्वेश्चन टकराए हैं, जो हम लोग अभी कल तक हम लोग समझ चुके हैं, एक साथ जो इसका अध्ययन किए उसमें। अगर जो इस तरह से चलती रही तो हमें यह है कि अनुभव है, समझ में आ जाएंगे कि इसमें से क्वेश्चन कौन कौन आएंगे। तो चलते हैं। नदियों के किनारे अवस्थित नगरों के बारे में, प्रमुख नगर कौन कौन है। गंगा नदी कौन नहीं जानते होंगे? गंगा नदी देख लिए हैं? गंगा नदी में जो आप किस किस नगर से हैं आप लोग जानते हैं? पटना को तो जानते होंगे। पटना से पहले उधर तिरछा हो जाए, पहले बक्सर हो गया, बक्सर से आइए मोकामा आइए, बक्सर से पटना आइए, अब पटने के साथ चलाइए मोकामा, अब मोकामा के बाद आ जाइए क्या, मुंगेर, भागलपुर। इस पर भागलपुर और उससे पहले मुंगेर,
भागलपुर। ये सभी नदियां जो हैं गंगा नदी के किनारे, ये सब नगर बसे हुए हैं। कौन कौन? पटना, बक्सर, सीरियल से लीजिए, बक्सर, मोकामा नहीं, बक्सर, पटना, मोकामा, उसके बाद मुंगेर, भागलपुर। अब सरयू नदी के किनारे छपरा बसा हुआ है। कौन बसा हुआ है? छपरा। गंडक जो है उसमें जो है हाजीपुर, सोनपुर और मुजफ्फरपुर बसे हुए हैं। क्या होंगे? हाजीपुर, सोनपुर, मुजफ्फरपुर। और फाल्गु नदी के किनारे जो है गया अवस्थित हैं। हम इसके शॉर्टकट में निकाले हैं, फिर आगे इसका विशेष डिटेल्स देंगे। तो हम लोग चल रहे हैं बीपीएससी 67वीं पीटी के लिए, और इस पीटी के लिए हम चलेंगे जो 150 क्वेश्चन रहते हैं, और ये आप पास करते हैं तभी मेन में जाते हैं। आप लोग को कन्फर्म, इसलिए टाइम इसका नहीं लूँगा। अब मैं चलूँगा कुछ ऐसे चिकित्सा संस्थान जो हम लोग हॉस्पिटल, अस्पताल कहते हैं। ये नहीं जल रहा है, चिकित्सा हॉस्पिटल जिसको कहते हैं, उस हिसाब से जो है कुछ नामें यहाँ दिख रहा है जो हम लोग को थोड़ा पता भी है और नहीं भी पता होंगे तो आप लोग को पता हो जाएंगे। तो पहला देख रहे हैं पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल। जो ही पटना मेडिकल कॉलेज, तो PMC और H, PMC जिसको आप कहते हैं वही ना हुआ पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल। तो लोग हिंदी नाम नहीं जानते हैं, शॉर्ट नाम इंग्लिश में जानते हैं। यही बात कभी एग्जाम में आ जाए, नहीं देखे हैं इसको, तो आप लोग को परेशानी हो जाएंगे। क्लियर है? आ जाओ। तो पटना मेडिकल कॉलेज जिसको हम लोग क्या कहते हैं? PMCH। और इस आधार पर चलें, ये होना चाहिए किस जगह पर जी? पटन देवी, पटना में ना। क्या होगा? पटना में होंगे। अब दूसरी कॉलेज के बारे में जानते हैं। क्या है? इंदिरा गांधी आयुर्वेद संस्थान, आयुर्विज्ञान संस्थान है। तो क्या कहेंगे? इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान। तो इसको भी हम IGMS के नाम से जानते हैं। तो इसको भी कहाँ होंगे? पटना में ही होंगे। क्या होंगे? पटना में ही होंगे। अब चलिए नालंदा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल। नालंदा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, ये भी आपका पटना में ही है। क्लियर? अब है बुद्धा दंत चिकित्सा संस्थान, ये कहाँ में है जी? और अस्पताल भी हैं। और जान रहे हैं जितने भी ट्रेनिंग सेंटर, हॉस्पिटल, कॉलेज बना है उसमें हॉस्पिटल डाल दिया। इससे क्या होता है, जो ट्रेनर हैं वो कॉलेज के साथ साथ क्या करते हैं? प्रैक्टिस भी कर लेते हैं और दोनों काम हो जाता है। तो ये क्या है? बुद्धा दंत चिकित्सा संस्थान और अस्पताल। इसका इंग्लिश का फर्स्ट नेम सब निकाल लीजिएगा, शॉर्ट हो जाएगा, याद करने में अच्छा रहेगा। ये भी आपका पटना में ही होंगे। क्या होंगे? पटना में ही होंगे। श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, ये आपका मुजफ्फरपुर शहर में है, मुजफ्फरपुर जिला में है। आप इसका नाम लिख लीजिए, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर एक साथ रहना चाहिए था। चलिए, अब है राय बहादुर टुनकी शाह हेमियोपैथिक कॉलेज अस्पताल। इसका भी आप लिख लीजिएगा मुजफ्फरपुर। क्या लिख दीजिएगा? मुजफ्फरपुर। मैं यहाँ डू लिख देता हूँ, आप लोग यहाँ से ले लीजिएगा, मुजफ्फरपुर जगह कम है। अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, ये मगध में है तो स्पष्ट है कि गया में है। ये क्या लिख देंगे हम? गया में है। फिर से देख लीजिए, अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, ये कहाँ है? गया में। दरभंगा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, ये कहाँ होंगे? लहेरिया सराय में। कहाँ है? लहेरिया सराय, लहेरिया सराय। अब देखिए, सराय होता है, ठीक है। कटिहार मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, ये तो आपको स्पष्ट लग रहा है कटिहार की बातें हो रही है, तो यहाँ क्या लिखिएगा? कटिहार। कटिहार। और जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, ये कहाँ है जी? भागलपुर में। कहाँ है?
भागलपुर में है। अब ये आपका चिकित्सा संस्थान के बारे में मैंने क्या कर दिया, आपको अप टू डेट कर दिया। अब हम इसके आगे चलेंगे। कुछ मैंने यहाँ लिखा हूँ, ऑपरेशन द ऑपरेशन। तो बिहार में महत्वपूर्ण ऑपरेशन हुआ था। कौन ऑपरेशन समझते हैं? ये हॉस्पिटल वाला ऑपरेशन नहीं, कानूनी तौर पर ऑपरेशन होता है। आप लोग जब फिल्म उलिम देखते होंगे तो नाम दिया जाता है, जो अफसर लोग किसी मुजरिम को या किसी चीज़ को ख़त्म करना चाहता है तो उसको क्या करता है, ऑपरेशन ना। और इधर भी कुछ ऑपरेशन हुआ था, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था भारत में ना। ऐसा ऐसा ऑपरेशन ढेर सारा होते रहते हैं। और कुछ को मैंने इसमें दिया हूँ जो 13 है, तो उसका नाम इस प्रकार है, बाद में समझ लेंगे इसका। ऑपरेशन धनवंतरी, ऑपरेशन ब्लैक पैंथर, ऑपरेशन कॉम्बिंग, ऑपरेशन टास्क फोर्स, ऑपरेशन जोन, ऑपरेशन टोडरमल, ऑपरेशन जगुआर, ऑपरेशन उजाला, ऑपरेशन मानसून, ऑपरेशन फ्लड, दिख रहा है तो बोलिए फ्लड, ऑपरेशन चाणक, ऑपरेशन कोबरा, ऑपरेशन सिद्धार्थ। ये आप लोग को क्या है, ये ऑपरेशन है। और ये आप जो है चीर फाड़ वाला ऑपरेशन नहीं जानिएगा, तोड़ फाड़ वाला ऑपरेशन समझिएगा। चीर फाड़ नहीं, तोड़ फाड़। ये ऑपरेशन जान लेने की है, सुधारने की है, और यहाँ जीवन बचाने के लिए ऑपरेशन, या बीमारी को दूर करने के लिए चिकित्सा में होता है, लेकिन यहाँ सुधारने के लिए होता है। समाज सुधारक का काम करता है ये ऑपरेशन, या किसी चीज़ को डिग्री जिसको कहते हैं। जब ये ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है तो कहता है ऑपरेशन सक्सेसफुल, होता है जी। तो इस प्रकार से हम ऑपरेशन फर्स्ट में चलेंगे। नाम बोलिए क्या है, खाली धनवंतरी नहीं बोलिएगा, बोलिएगा ऑपरेशन धनवंतरी। याद रखिएगा, ऑपरेशन धनवंतरी। कहीं अगर जो दे दिया धनवंतरी क्या था तो कह दीजिएगा हमर साली था का ना। धनवंतरी कौन था, एक ऑपरेशन का नाम था जो बिहार में ऑपरेशन हुए हैं। बिहार के कुछ ऐसे कामों के लिए जो होता है ऑपरेशन की दृष्टि देखा जाता है, तो इसी के लिए हम क्या कहते हैं, ऑपरेशन धनवंतरी का क्या कर दिया गया, प्रयोग किया गया। अब चलते हैं, इसमें क्या हुआ था, धनवंतरी में क्या हुआ था। आपको मैं लिखना शुरू करूं तो लिखते लिखते परेशान हो जाएंगे, आप लोग को एडजस्टमेंट नहीं होगा, टाइम भी अधिक होगा। इसलिए मैंने सिर्फ नाम दे दिया है, इसका मौखिक मैं आपको दे रहा हूं। अगर जो आपको हमारी आवाज़ क्लियर समझ में आ रही होंगे तो आप बहुत अच्छे तरह से क्या सकते हैं, समझ सकते हैं, और याद भी अच्छे तरह से हो सकते हैं। और जो जानते होंगे उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं ऑपरेशन धनवंतरी के बारे में चलें। तो राज्य जो है अपना बिहार राज्य था, इसमें क्या होता, अवैध रूप क्या, अवैध तथा नकली दवाओं का क्या होता था, खूब व्यापार हो रहा था, खूब व्यापार, खाली अवैध। ये किसी का सर्टिफाई किसी सरकार द्वारा नहीं दिया गया था। और नकली दवाएं जान रहे हैं, भारत में नकली दवाइयों के कारण कितने आदमियों का जान जा चुका है। और कभी कभी आप लोग को नहीं देखने के लिए मिलता होगा, तो फिल्म की दुनिया में, फिल्म की जगत में जाते होंगे तो जरूर देखते होंगे कोई कोई ऐसा मतलब रहता है फिल्म जिसमें इसके बारे में बहुत बढ़िया से समझाया गया है कि नकली दवा के कारण जो है सैकड़ों आदमी, हजारों आदमी क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, या उनका जो है शरीर का जो है सिस्टम क्या होता है, गड़बड़ हो जाता है, नहीं फायदा करते हैं। तो हम लोग नकली दवाई जो है, ओरिजिनल दवाई 1 पीस खाएंगे, नकली दवाई 10 खाएंगे तो भी क्या होंगे, ठीक नहीं होंगे। और संग संग क्या होगा, कहीं गड़बड़ी भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ये अवैध रूप से चल रहा था कारोबार। तो इस दवाओं को नियंत्रण हेतु करने के लिए क्या नाम रख दिया, धनवंतरी। क्या रख दिया, धनवंतरी। और इतना समझिए कि इसमें धन जरूर खत्म होता है, बंटवारा होते रहता है, किसमें, दवाई के चक्कर में। इंसान को दवाई जो है ना परेशान कर देता है ना। बीमार जिसके घर में हो जाते हैं उसके घर में 2-3 चीज की परेशानी हो जाती है। एक उसको सेवा करने वाला, दूसरा पैसा का, और तीसरा जो काम करने के लिए उसके साथ रहेगा हेल्प में ना, उसका नौकरी पेशा जो भी होगा उसको छोड़ के ना रहना पड़ेगा सेवा में। और संग संग जो बीमार जो व्यक्ति है उसका तो हरासमेंट या अस्वस्थता के जो कारण है तो है ही।
तो धनवंतरी मतलब धन को बांटने का जो है इसको रोक लगाया गया, इसको क्या कहेंगे? धनवंतरी। तो राज्य में व्याप्त अवैध तथा नकली दवाइयों का नियंत्रण हेतु मतलब कंट्रोल करने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था और सक्सेसफुल हुआ। अब ऑपरेशन है ब्लैक पैंथर। नाम बहुत बवाल है और ऑपरेशन का नाम ही बवाल होना चाहिए तब तो डर होगा। तो ऑपरेशन ब्लैक पैंथर यह पश्चिमी चंपारण जो है, पश्चिमी चंपारण किसमें है? कौन मंडल में? प्रमंडल में, तिरहुत में। तो तिरहुत प्रमंडल में जो पश्चिमी चंपारण में था कि दस्यु समस्या को समाप्ति हेतु जो है नक्सलियों को जो है क्या किया गया? नक्सलियों को उन्मूलन हेतु ये ऑपरेशन को क्या कर दिया गया? चालू किया गया, शुरू कर दिया गया और अत्यधिक मतलब क्या हुआ? फायदा भी हुआ ऑपरेशन से। अब ऑपरेशन कौन है? ब्लैक पैंथर। कौन है? ब्लैक पैंथर। तो ब्लैक पैंथर आपको यहाँ कहाँ तक हो गया जी? ब्लैक पैंथर हो गया ना? क्या है? कॉम्बिंग। अब है ऑपरेशन कॉम्बिंग। तो राज्य में डुमरिया में क्या हुआ था? नरसंहार हो गया था, भीषण नरसंहार। नरसंहार समझते हो? हाँ, मतलब आदमी को नर को संहार कर दिया, मतलब भीषण नरसंहार। 31 लगातार जो मिला काट दो, मतलब संहार मतलब ही कि ऊपर पहुंचा दो। तो इसमें नरसंहार में जो था कॉम्बिंग में, वो सब फरारी मुजरिम जो था उसको पकड़ने के लिए ऑपरेशन कौन चलाया गया? कॉम्बिंग। किसको पकड़ने के लिए? जो डुमरिया में भीषण नरसंहार हुआ था उसको पकड़ने के लिए ये ऑपरेशन चालू किया गया था और हद तक जो है क्या हुआ होगा? सफल हुए होंगे। अब चलते हैं, ऑपरेशन कौन है जी? ऑपरेशन टास्क फोर्स। ऑपरेशन टास्क फोर्स में चलते हैं। तो यहाँ दिख रहा है टास्क फोर्स। टास्क मतलब समझ गए होंगे कितना बड़ा टक्स होगा। ये भी नक्सलियों के लिए था। तो नक्सली के लिए कौन कौन हुआ? ब्लैक पैंथर और टास्क फोर्स। ये दोनों किसके लिए हो गया? नक्सली के लिए हो गए। अब याद रहेगा ना? धनवंतरी किसके लिए हो गया? दवाई के लिए, अवैध और नकली दवाई के नियंत्रण के लिए। अब ब्लैक पैंथर भी समझ गए ना? अब है टास्क फोर्स। टास्क फोर्स, टास्क फोर्स कौन किसके लिए है? नक्सली के लिए। अब हम चलते हैं, ऑपरेशन कौन है जी? जोन। एक बार जानते हैं हर जगह उग्रवादों की कमी नहीं होता। उग्रवादी जिसको कहते हैं आप लोग, क्या कहते हैं? उग्रवादी। इस उग्रवादी को सही करने के लिए क्या करना पड़ा? एक ऑपरेशन निकालना पड़ा। क्या नाम था? जोन। इसी तरह एक ऑपरेशन शराब के बिहार में निकल जाए तो मजा आ जाएगा। हैवी ऑपरेशन, हालांकि चलता भी होगा लेकिन हमें जानकारी नहीं है। लेकिन इस ऑपरेशन का कुछ फायदा अभी तक नजर नहीं आया। इसका भी एक ऑपरेशन निकल जाए तो क्या होंगे? बहुत मजा आ जाएगा। अवैध खनन जितने भी हैं सभी क्या हो जाएंगे? अवैध रूप से जो बेच रहे हैं या आ रहा है राज्य में, ये सभी वो सब बंद हो जाएंगे। अब है ऑपरेशन जोन के बारे में समझे। क्या था जोन? उग्रवादी लोगों को जितने भी थे उसका समस्या जो था उसके निपटने के लिए क्या कर दिया गया? ऑपरेशन जोन। अब है टोडरमल। टोडरमल है आपका बहुत इतिहास का ही नामी गामी है टोडरमल के बारे में। तो ऑपरेशन टोडरमल जो है राज्य में जो था भूमि जो था उसका जो है कुछ इसका कानून नियम होता था और उस भूमि सुधार कार्यक्रमों तीव्रता लाने के लिए मतलब सुधार करने के लिए पहले लगान उगान बहुत सारे से क्या था दूसरे हाथ में सिस्टम अलग अलग था। इसलिए क्या कर दिया गया कि टोडरमल ऑपरेशन का स्टार्ट कर दिया गया। उसमें था राज्य में जितने भी भूमि थे उसका सुधार होना चाहिए, उसके कार्यक्रमों में जो तीव्रता लाने के लिए या भूमिहीनों को क्या होना चाहिए? समुचित भूमि क्या होना चाहिए? वितरण होना चाहिए, मिलना चाहिए, जो वाजिब होना चाहिए वो क्या मिलना चाहिए? जिसको जरूरत है उसको मिलना चाहिए। कहीं कहीं देखते हो कोई बहुत बड़ा जमींदार है, किसी के पास खाने के लिए भी जमीन नहीं है ना। इस तरह से
टोडरमल का ऑपरेशन स्टार्ट हुआ। तो ऑपरेशन टोडरमल क्या हो गया? भूमि के सुधार हेतु कार्यक्रमों की तीव्रता में सुधार व भूमिहीनों को भूमि देने के लिए क्या हो गया? अब आया ऑपरेशन जगुआर। कौन आया? ऑपरेशन जगुआर। इस ऑपरेशन जगुआर में क्या हुआ? इसमें अंग प्रदेश जो हमारे बिहार राज्य में है एवं कोसी अंचल जो भी हैं उसके दियारा में, दियारा समझते हैं, दीरा जो होता है गंगा किनारे में या पूरा सुनसान रहता है, उस गंगा के किनारे में अपराधियों लोगों को जो है ढेर सारा छिपता है दियारा में अपराधी, और उस अपराधी को सफाया करने के लिए ऑपरेशन कौन चलाया गया? जगुआर। नाम भी बहुत बढ़िया दिया, वाह वाह, देने वाले को भी मेरा सलाम। अब है ऑपरेशन उजाला ना। ऑपरेशन उजाला में क्या है? मुजफ्फरपुर जानते हैं, और मुजफ्फरपुर जिले में एक समय था कि वहाँ वेश्यावृत्ति बहुत होते थे। क्या होते थे? वेश्यावृत्ति अर्थात देह व्यापार ज़्यादा होते थे। तो उस देह व्यापार को खत्म करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए, हटाने के लिए कलेक्टर जो थे मुजफ्फरपुर जिले के, और मजिस्ट्रेट थे कौन? राजबाला वर्मा, जिनका नाम आप लोग सुने होंगे। बहुत ही हिट और बहुत ही खतरनाक अफसर के नाम से जाने जाते थे। कौन? राजबाला वर्मा। जो और मजिस्ट्रेट, कलेक्टर और मजिस्ट्रेट मिलके क्या कर दिए? राजबाला वर्मा बहुत ही सख्त अफसर थे। ठीक, तो उजाला जो उन्होंने किया था, किस लिए उजाला किया था? कि मुजफ्फरपुर शहर में, नगर में जो थे वेश्यावृत्ति ज़्यादा होते थे, देह व्यापार ज़्यादा होते थे, इसको खत्म करने के लिए उन्होंने क्या कर दिया? खत्म करने के लिए वो उजाला ऑपरेशन का चुनाव किया और हद तक सक्सेसफुल भी हुआ। अब मानसून, मानसून कब आते हैं जी? जब मौसम बदलते हैं ना। तो इसीलिए मौसम बदलने के साथ साथ नाम भी इसका दे दिया गया, कौन सी? मानसून। जो वनों जो है उसको संरक्षित वनों में अवैध शिकार रोकने के लिए, जंगलों में क्या होता है, कुछ शिकारी अपने शौक से जानवरों को क्या करते हैं? मार गिराते हैं, और कुछ तस्करों उस जानवरों का फायदा उठा के उसकी जो भी बहुमूल्य संपत्ति होते हैं वो लेके अवैध रूप से क्या करते हैं? बेच देते हैं। और इस चीज को बंद करने के लिए ऑपरेशन मानसून चला। तो आप स्पष्ट कर दीजिएगा, वन क्षेत्र में संरक्षित जो है वनों को अवैध शिकार करने के लिए इस काम को क्या कर दिया गया था? रोकने के लिए क्या किया गया? मानसून ऑपरेशन चलाया गया। फ्लड, फ्लड मतलब होता है बाढ़ ना, और बाढ़ इसमें आएगा तो कौन किसका होगा जानते हैं? दूध का। किसका? दूध का। दूध का बाढ़ था, अर्थात हम कह सकते हैं फ्लड जो था ये दूध क्रांति हेतु था। ये किसका था? दूध क्रांति हेतु था। कौन सी? ऑपरेशन फ्लड, दूध की बाढ़ लाना था। ऑपरेशन चाणक्य, क्या नाम है? ऑपरेशन चाणक्य। ऑपरेशन चाणक्य के बारे में जानिए तो क्या कह रहा है? उपयोग की वस्तु जो होता है आप लोग के पास, क्या क्या उपयोग करते हो तो आप लोग को पता होगा। इसमें मार्केट में क्या होता था, रेट जो है ना खूब उपयोग मनमानी लेता था, और संग संग क्या करता था पता है? कुछ कुछ मिलावटों कर देता था उसमें। जैसे अभी भी सरसों का तेल में मिलावट है, बहुत ऐसे वस्तुएं हैं जो सिर्फ मिलावट छोड़ के तुमको कुछ नहीं मिलेगा भाई, और इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अफसर लोगों को चाहिए कि इस पर बहुत ध्यान दे। अगर जो आप लोग का, मेरा शरीर अगर सबसे संतुलित और मतलब स्वस्थ रहेगा तो किससे रहेगा? खान पियान के सामान से। और खान पियान के सामान हर चीज़ हम लोग भी गलती किए हुए हैं, और संग संग जो है सरकार के नियम भी जो है कुछ और सख्त होनी चाहिए, जिससे इस पर क्या होगा?
कानूनी प्रक्रिया के द्वारा सख्त किया जा सकता है। अब जैसे मानिए मिलावट की वस्तु में हमें क्या पता है, ना कोई मशीन है ना कुछ है, उसमें जो कंटेंट लिखा रहेगा पीछे में कोटेशन जो लिखा रहेगा हम समझ जाएंगे कि क्या ये सब इसमें मिलाया हुआ है। और उसमें क्या वैध है क्या अवैध है मुझे क्या पता है, जो लिखा हुआ वो नहीं पता है, लेकिन अंदर में क्या हुआ तो मुझे नहीं पता है। एक नंबर। दूसरी बात यह है हम लोग भी क्या करते हैं, बिना एक्सपायरी डेट, अब तो बहुत होशियार हो गए हैं तो एक्सपायरी डेट देखते हैं, मार्केट डेट देखते हैं कि कब बना कब जो है मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट देख लेना चाहिए। इतना ही नहीं, हम लोग जो आलतू फालतू जो सामान खा रहे हैं, आज जानते हो अस्वस्थ और गैस्ट्रिक और ये डायबिटीज या किसी चीज़ की बीमारी बढ़ने के कई कारण हैं। पहले बिहार में हूँ तो बिहारी की बात करूँ, थोड़ा मुस्कुरा लीजिए ना, हो हमको भी मुस्कुराने नहीं दे रहे हैं ना आप लोग, मुस्कुराइए थोड़ा। कहाँ हम भी कहाँ मुस्कुराए। हाँ अब कुछ हुआ नजर आया कुछ। चलिए मैं क्या बोला, आगे बचा हुआ मैं देख लूँगा कि हम लोग जो भी खाना खा रहे हैं उसमें क्या है, मिलावट ही मिलावट। अभी कब पैकिंग हुआ वो मसाला का पैकेट, अभी देखा हूँ कि पूरे स्टेट ही नहीं, पूरे बिहार ही नहीं, पूरे देश चले जाइए सिर्फ पैकेट वाला मसाला चल रहा है। ये मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूँ, पैकेट वाला मसाला चल रहा है, वही लोग आता है फाड़ लेता है और डाल देता है। क्या टेस्ट है क्या नहीं है पता नहीं, देना इतना दे रहा इतना, सब बेकार। पहले आप लोग देखे होंगे गांव घर में महिलाएं लोग या जो भी खाना बनाते होंगे महिलाएं या पुरुष, वो एक सीला रखते थे, सीला। सीला मतलब पत्थर, और देहाती भाषा में उसको वंजिका भाषा में क्या कहते हैं, वंजिका भाषा में सिल्ला लोरी। गाना भी निकलता ना सिल्ला लोरी। तो सिल्ला लोरी पे क्या करते थे, कच्चा माल। कच्चा माल किसको कहते जानते हो, माल मतलब समझते हो, धनिया मिर्ची हल्दी लहसुन सरसों और क्या क्या था आदि, प्याज जीरा मिर्च और कुछ गरम मसाले टाइप के थे वो, और एक आता था पच फोरना टाइप के भी आता था ना। ये सभी शुद्ध कच्चा माल अपने फैक्ट्री में और अपने हाथों से तैयार करके और ताजा का ताजा अभी इधर सिल्ला चालू हुआ इधर डाल दिया गया। उससे अच्छा खाना स्वादिष्ट अभी तक हमको नहीं नजर आता है। जिस दिन आप लोग भी घर पर सोलिड अपने मसाला को अपने से तैयार करके बनाइए, 10 दिन खाना, देखिए एक दिन खाने से ना पता नहीं चलता है स्वाद, तो उसको 10 दिन बनाइए, आपका शरीर भी स्वस्थ नजर आने लगेगा। और ये बिहार की धरती पे सबसे ज़्यादा होते थे और अभी भी हो रहे हैं। अभी भी बहुत ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं, देहाती क्षेत्र हैं, वहाँ इससे डबल फायदा होता है। जो लेडीज वुडीज हैं वो मेहनत करने के बदौलत उनका व्यायाम हो जाता है। जो औरतें होते हैं, महिलाएं जो होती हैं हमारे घर का, वो काम करने से क्या होता है, मजबूत हो जाते हैं, उतना व्यायाम उनको हो जाता है। एक आता था क्या कहते हैं उसको, चक्की जाता, और बहुत मजे से लोग जो क्या करता था गीत गा गा के क्या करता था, जाता बनाया जाता था उसमें मिट्टी का, और खूब हर घर के पीछे एक जाता रहता था, 5 बैठ जाता था, गीत गा गा के घर में आटा को पीसना और वही आटा को खाना था। अब तो मिल पे से आता है, फैक्ट्री से आते हैं, क्या मिला के देता है, कितना शुद्धता ये कुछ नहीं जानते हैं। सभी प्रोटीन सभी निकल जाते हैं, विटामिन सभी निकाल लेते होंगे ना। अब इसके आगे चले तो हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, शुद्धता पर ध्यान दीजिएगा, आप लोग स्वस्थ रहिएगा। चलते हैं, अब है ऑपरेशन चाणक्य। इसमें क्या हो रहा था, मिलावट हो रहे थे, इसको रोकने के लिए क्या कर दिया गया, ऑपरेशन चाणक्य। चाणक्य ही बुद्धि का काम है ना। अब है कोबरा, क्या है, कोबरा। तो ये भी आप समझ सकते हैं कि कोबरा, आप लोग फिल्म भी एक देखे थे मैंने, ऑपरेशन कोबरा जो है ये
किसको? बदमाशों को, माफियाओं को, तस्करों को जो है गिरोहों को समाप्त करने का नियम बनाया गया था, ऑपरेशन बनाया गया था, ऑपरेशन कोबरा, ऑपरेशन सिद्धार्थ। सिद्धार्थ में क्या था? जो हम लोग आर्थिक रूप से मतलब इनकम में, इकोनॉमिक्स से और सामाजिक रूप में दुर्बल वर्ग की जो था दशा, उसको सुधारने के लिए, जो कमज़ोर वर्ग था उसको सुधारने के लिए ये क्या कर दिया गया था? उन्हें न्याय मिलना चाहिए, इसलिए ये ऑपरेशन क्या दिया गया था? सिद्धार्थ। क्लियर है? यहाँ तक हम लोग जो पढ़े हैं, ये समझे हैं, बहुत ही मायने का पॉइंट है और समझने का भी पॉइंट है। हमें उम्मीद भी है कि आप लोग बहुत अच्छे ढंग से इसको रिकवर किए होंगे। अब हम चलेंगे नेक्स्ट में, चलेंगे प्रमंडल के जिलों के विस्तृत जानकारी के रूप में। आज कुछ जिलों के बारे में चलेंगे। मैं जिलों के बारे में जानने से पहले मैं बता दूं कि बिहार राज्य के जिलों के कुछ, कितने जिले हैं बिहार का? 38 जिले हैं, उसमें प्रमंडल भी हैं। प्रमंडल 9 है। 9 प्रमंडल के आधार पर हम जिले को ले चलेंगे, जिससे क्या होगा, हमको पार्ट बाय पार्ट पढ़ने और समझने दोनों में क्या होगा, हमें अच्छे लगेंगे। हम प्रमंडल का पहला टॉपिक लिए हैं। प्रमंडल क्या है? तिरहुत है। तो प्रमंडल तिरहुत के लेकर हम चलना शुरू किए हैं। तो हमें पता चल रहा है प्रमंडल तिरहुत के में कितने जिले होते हैं। तो आप देख सकते हैं, आते हैं पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली। तो हम बिहार के लल्ले, बिहार के बारे में जानना जरूरी है ना। और इस बीपीएससी में आपको सबसे ज़्यादा बिहार पर भी क्वेश्चन रहते हैं, 25 से 30 नंबर में, सही ना। तो हम इस हिसाब से चलेंगे कि इसकी संपूर्ण और महत्वपूर्ण जानकारियों को हम लेते हुए चलेंगे ना। तो इसमें गेट सेटर, तो हम चलेंगे इसमें। तो पहला पश्चिमी चंपारण पर चलते हैं। किस पे चलते हैं? पश्चिमी चंपारण जिला का क्या क्या सिस्टम है, कहना क्या है, नहीं है, वो सभी हम देखेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है जी। तो हम चलेंगे उस पश्चिमी चंपारण के बारे में जो पश्चिमी चंपारण तिरहुत प्रमंडल में ना जिला के रूप में है। इसकी क्या क्या पीछे प्राचीन में क्या क्या इनका सिस्टम था, ये हम जानेंगे। अर्थात जानिए कि प्रमुख जानकारी लेंगे एक जिले का। तो हम इस जिले का कुछ इस तरह से डायग्राम 4 लिए हैं जगह के हिसाब से, मैं आगे बढ़ते जाऊंगा। तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी और वैशाली। तो पश्चिमी चंपारण, इसमें हम 5-6 बातें दिए हैं। तो मुख्यालय दिया हूँ, जनसंख्या दिया हूँ, वृद्धि दर दिया हूँ, साक्षरता दिया हूँ, लिंगानुपात दिया हूँ, क्षेत्रफल दिया हूँ, घनत्व दिया हूँ। इसी तरह सबका सेम सेम है। क्या क्या दिया हूँ? मुख्यालय, जनसंख्या, वृद्धि दर, साक्षरता, लिंगानुपात। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत को तो याद हुआ होगा पिछले वाला में, ये सब तो सबको याद होंगे ना। तो इसके आगे हम चलेंगे, जो इनकी जानकारियां हैं इसके लिए चलेंगे। तब पर भी मैंने लिख दिया, क्योंकि एक जिला के बारे में ऐसे तो हमको और कुछ बताना था, अनुमंडल कितना है, और इसके साथ साथ इसका अनुमंडल में क्या अनुमंडल है, लोकसभा सीट कितना है, विधानसभा क्या है, ये भी बनाना था। लेकिन मैं आगे कभी वैसा होगा मौका तो हम दे देंगे, साथ साथ बोलते चलूँगा होगा। तो किस में चलेंगे? पश्चिमी चंपारण में बिहार का प्रांत का एक जिला है। ये क्या है? बिहार के प्रांत का, राज्य का ये क्या है? जिला है। अब यह पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण नाम में क्या हो गए? 2 जिलों में बटे हुए हैं। ये जो चंपारण जो था पहले, चंपारण से ही क्या हो गया? चंपारण से 2 भाग हो गया, एक पूर्वी एक पश्चिमी। तो पश्चिमी और पूर्वी चंपारण के बारे में हम फर्स्ट में चलेंगे, पश्चिमी चंपारण। तो पश्चिमी चंपारण जो है क्या हो गए?
भारत और नेपाल की सीमा से लगा यह क्षेत्र है। मतलब इसके बॉर्डर कौन है? देश जो है भारत देश का जो पड़ोसी देश है कौन? नेपाल, उसके अरिया है ये। क्या है? अरिया है, अर्थात ये उनके सटे हुए क्षेत्र हैं। कौन? चंपारण। और यह स्वाधीनता संग्राम के दौरान काफी सक्रिय भी रहा है। अब महात्मा गांधी को पहचानते होंगे ना, कौन नहीं पहचानता होगा उनको। उन्होंने अपनी मशाल जो है यहीं से अंग्रेजों के खिलाफ क्या किया था? शुरू किए थे। और वो जो था कौन था? नील आंदोलन से जलाई थी। पहला मिसाल अगर जो महात्मा गांधी स्टार्ट किए थे तो कौन? नील आंदोलन के लिए जब जलाए थे, नील आंदोलन के लिए जलाए थे, तो नील आंदोलन में महात्मा गांधी ने यहीं से शुरुआत किया। मशाल समझते हैं ना? मशाल जो वो हाथ में एक आवाहन होता है, मतलब आगाज होता है, एक मशाल तैयार करना। और किसके खिलाफ में था जी? विरोधी के। तो बेतिया पश्चिमी चंपारण का जिला मुख्यालय है। बेतिया यहाँ मैं लिखा हूँ भी, बेतिया क्या है? यहाँ पश्चिम चंपारण का क्या है? मुख्यालय है। और साथ साथ इतना ही नहीं कि मोतिहारी पूर्वी चंपारण का है। पूर्वी चंपारण का क्या है? मोतिहारी है, क्योंकि दोनों एक ही चंपारण से बने थे, पूर्वी और पश्चिमी। तो चंपारण से 35 किलोमीटर दूर क्या है? 35 किलोमीटर दूर साहेबगंज है। और साहेबगंज के चकिया मार्ग पर लाल छपरा चौक के पास एक अवस्थित है प्राचीन ऐतिहासिक स्थल, जिसको हम पीछे में बताए थे, केसरिया। क्या बताए थे? केसरिया स्तूप। केसरिया लिखना है, केसरिया। तो केसरिया स्तूप तो आपको मैं पीछे दिया हूँ ना। तो यह जो है स्थल जो केसरिया है, बृहद बौद्ध कालीन स्तूप है। यह क्या है? एक बृहद बौद्ध कालीन स्तूप है, जिसे हम लोग केसरिया स्तूप के नाम से जानते हैं। अब पश्चिमी चंपारण में मुख्यालय बेतिया। इनकी जनसंख्या के बारे में बोलिए। 39,35,042। इनकी वृद्धि दर जो प्रतिशत है 29.29% है। साक्षरता दर है 55.7%। लिंगा अनुपात 909/1000 कर दीजिए, अर्थात 1000 पुरुष में 909 महिलाएं होंगी, मतलब लड़कियां होंगी। और क्षेत्रफल इसका जो है वर्ग किलोमीटर में 5229 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 5229 वर्ग किलोमीटर है। और इसका घनत्व 753 वर्ग किलोमीटर है। समझ रहे हैं? वर्ग मीटर में, वर्ग किलोमीटर में। और इसके बारे में हम लोग जान गए हैं। किसके बारे में? तिरहुत का ही एक जिला है, बिहार राज्य का ही जिला है ये। और तिरहुत प्रमंडल में पड़ता है कौन? पश्चिमी चंपारण। इसमें ऐतिहासिक क्या है हमारे लिए? एक केसरिया स्तूप है। क्या है? बृहद बौद्ध कालीन केसरिया स्तूप है। क्वेश्चन मार्क रखिएगा, और ये सब तो मार्किंग में रखिएगा ही रखिएगा। अब किसकी बारी है? पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण भी किस में है? तिरहुत प्रमंडल में है, एक जिला है बिहार राज्य का। और ये भी क्या हुआ? चंपारण से निकला है, हो गया ना। 1971 में यह बना है। 1971 जानते हैं, बिहार बंगाल भी अलग हुआ था। बिहार बंगाल जो प्लस था, ये क्या हो गया? अलग अलग हो गए दोनों। तो 1971 में बहुत सारे जिलों का क्या हो गया? अलग अलग की प्रक्रिया 72 में, किसी में 73 में ये सब हुआ है। तो बंगाल विभाजन 1971 में ये बना कौन? पूर्वी चंपारण। इसका मुख्यालय कहाँ है जी? इसका मुख्यालय मोतिहारी है। इसकी जनसंख्या 50,99,371, 50,99,371 इसकी जनसंख्या हुआ। और
29.43% इसका वृद्धि दर हुआ, मतलब जनसंख्या में वृद्धि दर हुआ। और 55.79% इसका क्या है, साक्षरता है, शिक्षित लोग हैं। 909 इनका 902 और बट्टे 1000 अर्थात 902 इसका क्या है, लिंगानुपात है। और 3969 वर्ग किलोमीटर इनका क्या है, क्षेत्रफल है। और घनत्व कितना है, 1281। अब इसके आगे हम इसके बारे में जान लें। यह जो है चंपा और अरण्य से बना हुआ है। क्या है, चंपा जोर अरण्य। इसका अर्थ क्या होता है सो आप जानते हैं, चंपा के आच्छादित वृक्ष से इनका नाम क्या हो गया है, चंपारण पड़ा है। कौन चंपारण, पूर्वी चंपारण। तो आच्छादित जंगल से जो है क्या पड़ा है, इनका नाम पड़ा है। इसके उत्तर में कौन है जी, इसके उत्तर में नेपाल है। चौहद्दी नोट कर लीजिए, उत्तर में नेपाल और दक्षिण में मुजफ्फरपुर, दक्षिण में मुजफ्फरपुर, पूरब में शिवहर सीतामढ़ी दोनों, और पश्चिम में पश्चिमी चंपारण जिला है। होंगे इनकी कहानी आपका क्या हो गए, समाप्त कर दिया गया है। अब मैं चलूँगा किसकी ओर, सीता मैया की ओर, सीतामढ़ी। बहुत ही इम्पोर्टेंट जिले के बारे में जानकारी ले रहे हैं आप लोग। तो एक बार जानते हैं, राम जो हम लोग को मान क्या है, रामायण पढ़े हैं ना इसमें बहुत आदमी, तो रामायण जो है किन पे आधारित है, राम और सीते पर ना। तनी गैस खोल दो इसको, गेट को। तो राम जो है वो सीता की बात है, और ये सीता जी का जन्म स्थान कहाँ है, सीतेमढ़ी में है। और उन्हीं के नाम पर सीतामढ़ी था। पहले इसका नाम सीतामढ़ई था। क्या नाम था, सीतामढ़ई, मरई, समझ रहे हैं, क्या नाम था इसका, सीतामढ़ई। और सीतामढ़ई के बाद बन गया कौन चीज जानते हैं, सीतामढ़ी। और सीतामढ़ी के बाद क्या बन गया सबको पते हैं, सीतामढ़ी। इसके बारे में 3 बातें समझ गए। अब ये परमंडल इसका कौन हो गया, तिरहुत। और यह जो है सीतामढ़ी भारत के मिथिला का प्रमुख शहर है। मिथिलांचल कहते हो ना, तो मिथिलांचल में नहीं आता है, तो वही मिथिला के एक प्रमुख शहर कौन है, सीतामढ़ी। त्रेता युग जानते हो, जिसमें राम जी का जन्म हुआ था ना, त्रेता युग, द्वापर, सतयुग, त्रेता ना, ये सब जानते हैं ना। तो ये सब युग चला हुआ है। उसके त्रेता युग में जो था, इनका क्या हो गया, पौराणिक आख्यानों में, मतलब उनका जो लिखा गया जो कुछ आख्यानों में सीता की जन्मस्थली के रूप में यह उल्लेखित है। कौन, सीतामढ़ी। और इसमें यह भी लिखा गया है कि हिंदू तीर्थ स्थल जो है बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से क्या है, एक है। तो सीता के जन्म का कारण इस नगर का नाम क्या था, उससे पहले जो था क्या था, सीतामढ़ई था। उसके बाद क्या हुआ, सीतामढ़ी हो गया। क्या हुआ, सीतामढ़ी हो गया। बाद में अभी कालांतर में बहुत दिनों के बाद क्या बना, सीतामढ़ी। इस शहर में एक लक्ष्मणा, क्या बोले, लक्ष्मणा नदी है, जो अभी लखनदेई नाम से जाना जाता है। लक्ष्मणा नदी अब जो जाना जाता है कौन नाम से, लक्ष्मणा नदी अब जाना जाता है लखनदेई नाम से। ठीक, तो लखनदेई के नाम से जो जाना जाता है, उसी तट पर आधारित यह जगह है। कौन, सीतामढ़ी, मतलब अवस्थित है। रामायण आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे पढ़ना चाहिए। हिंदू धर्म में होंगे तो पढ़ना है, हिंदू धर्म में नहीं होंगे तो नहीं भी पढ़िएगा, लेकिन पढ़ने के लिए तो कुछ भी पढ़ सकते हैं। तो रामायण काल में यह मिथिला राज्य का एक महत्वपूर्ण अंग था।
उस समय में त्रेता युग में क्या था, ये मिथिला के नाम से क्या था, मिथिला के एक अंग के रूप में, जिस तरह हम लोग के शरीर का एक अंग हाथ है, उसका उंगली भी है, उसी तरह से ये भी एक सीतामढ़ी क्या था, एक अंग था। और इस अंग में क्या क्या हुआ आपको पता है? 1908 ईस्वी में, कब, नोट कर लीजिएगा, 1908 ईस्वी में यह मुजफ्फरपुर जिला का हिस्सा था। ये 1908 में सीतामढ़ी किसका हिस्सा था? मुजफ्फरपुर का था। और जब आज़ादी मिला, बिहार बंगाल अलग हुआ, तो 72 में इसको स्वतंत्र राज्य का दर्जा, जिला का दर्जा मिल गया इसको। किसको? सीतामढ़ी। 1972। इतना याद रखिएगा, इसी जिला की चेंजिंग हुआ है तो 71 के बाद, बिहार बंगाल के बाद अलग अलग हो गया। तो 1972 को इसे स्वतंत्र जिला का क्या मिल गया? दर्जा मिल गया। और हिंदू तीर्थ स्थल, प्रमुख पर्यटन स्थलों में से ये क्या है? एक है। वर्तमान समय में यह तिरहुत कामेश्वरी के अंतर्गत बिहार राज्य का क्या है? जिला मुख्यालय है। कौन? सीतामढ़ी। तो सीतामढ़ी क्या है? मुख्यालय खुद। अब इसमें चलेंगे इतिहास के बारे में। इसकी कहानी है जो आप लोग जानते होंगे। सीता जी का जन्म सीतामढ़ी में हुआ, लेकिन जगह कौन था, स्थान कौन था? पुनौरा था। क्या नाम था? पुनौरा। याद कर लीजिए, पुनौरा, पुनौरा स्थान था। ये कैसे हुआ सीता जी का जन्म? बोलिएगा। कथी में? एक समय था वहां, कहाँ? पुनौरा में, सीतामढ़ी पुनौरा में ऐसा हुआ था कि दुर्भिक्ष स्थिति हो गया था, बुरी स्थिति हो गया था। उपजा बारी वगैरह वगैरह ये सब क्या हो गया था? बंद हो गया था। तो उसमें जो पुरोहितों और पंडित जो थे, वहाँ के राजा कौन थे? राजा जनक की पुत्री सीता है, तो राजा जनक थे। तो वहाँ सभी गए, हे महाराज, कौन? पंडितों और पुरोहितों मिलके, हे महाराज, आप जो है ना, आप अपने हाथों से जो सीमा है, बाउंड्री है हमारा जिला का, जो हमारे गांव का, हमारे शहर का जो बाउंड्री है, उस पर आप एक बार बाउंड्री पर, सीमा पर जो है हल जोत दीजिए, हल चलाइए। तो ये दुर्भिक्ष स्थिति को क्या होगा? कुछ आसानी, कुछ फायदा हो सकते हैं। होता नहीं था पहले जो है, ये काम करोगे तो ये टोकता खत्म होगा, ये काम करोगे तो ये हो जाता है। अभी भी होता है, कभी कभी शरीर में मैच पड़ जाता है तो मंत्र से फूंक आ जाता है। या कोई ऐसा बात होता है तो कहता है तार में रगड़ लीजिए, तार में कहता है सटा के रगड़ो। या बहुत ऐसा बहुत सारे पिछले पौराणिक में, गाथाओं में बहुत बातें हैं जो हम लोग को देखने को अभी भी मिलता है, नहीं मिलता है। तो जब सीतामढ़ी में ये पौराणा स्थित जो जगह था, यहाँ राजा थे जनक, और राजा जनक को क्या कहा गया कि महाराज आप चलिए और सीमा, जितनी भी सीमा है उस पर आप क्या कर दीजिए? हल चला दीजिए। जब हल चलाने के लिए कौन गए? राजा जनक। और जब हल चलाए तो उसमें से हल चलाने के उपरांत बाद सीता मैया की जन्म हुई, अर्थात धरती पुत्री सीता मैया। तो सीता माँ का क्या हो गया? आपका जन्म हुआ। और बाद में उनका शादी कहाँ हो गया? राम जी के साथ ना। और राम को कौन नहीं जानते हैं ना। तो राम जी के साथ विवाह होने के बाद क्या हो गया? उनका जो है मूर्ति बनाया गया। किनका? राम और जानकी का। राम और जानकी का मूर्ति बनाया गया। जब कुछ दिनों के बाद, जब 500 ईस्वी वर्ष जब था पूर्व, अयोध्या के वसंत था। जैसे अब तुम्हारे गांव किसी ऐसा धर्मस्थलीय व्यक्ति का जो है आगमन हो जाएगा, और कुछ प्रेरणा कुछ वर्षों के बाद पुराने कालों वाला प्रेरणा अभी मिले कि बाबू राजेंद्र प्रसाद ऐसे वैसे, तो आप लोग भी चाहोगे कि हम वैसे बने। तो उस तरह से उस संत जो था, क्या नाम था उसका? संत बीरबल दास।
अयोध्या का था, उसको ये ईश्वरीय प्रेरणा मिलने के कारण वो 500 ईस्वी पूर्व जो है वो कहाँ आ गया, अयोध्या से चले आया कहाँ, सीतामढ़ी पनौरा, कहाँ, पुनौरा। और पुनौरा आने के बाद वो खोजना शुरू किया कि राम जी की और सीता जी का जो मूर्ति है कहाँ है। तो उन्होंने खोजा और खोजने के बाद मिला, मिलने के बाद वो क्या कर दिया, नियमित पूजा आरंभ कर दिया। और यह स्थान आज इसको नाम से जानते हैं, इसका नाम क्या है पता है आपको, जानकी कुंड नाम से जानते हैं। क्यों, कौन नाम से जानते हैं, जानकी कुंड के नाम से इसको जानते हैं हम लोग, इसी जगह को। इसको खोजने वाले कौन थे, संत बीरबल दास। कौन थे, संत बीरबल दास, आज से 500 ईस्वी पूर्व। और इसके बाद क्या हो गया, यहाँ मुस्लिम शासन पहले था ना, तो इस क्षेत्र में मुस्लिम शासन के नाम से जाना जाता था। इस क्षेत्र में मुस्लिम शासन आरंभ होने के तक ये मिथिला के क्या थे, शासकों के हाथ में रहता था। और जो इस पर शासन करने वाले थे वो कौन थे, कर्नाट वंश थे। कौन थे, कर्नाट वंश ने यहाँ शासन किया और वो क्या किए, कायम रखा। बाद में यहाँ के जो लोकल लोग थे, कौन, वहाँ के जो स्थानीय लोग थे, क्षत्रिय क्षत्रपों ने इसको क्या कर दिया, अपने पावर से क्या रखा, शासन करते रहा। और बाद में जब अंग्रेज आया, उसके बाद उससे मतलब अंग्रेज के आने पर तक वो था। उसके बाद यह अंग्रेज 1900 कब भागा, जब भागा वो जानवन करते हैं। और 1971 में बिहार बंगाल क्या हो गया, अलग हो गया। उसके बाद इसको क्या मिल गया, इसका प्रांत अंग माना गया। पहले बंगाल जो था, पहले बंगाल में आता था ना, उसके बाद जब फिर दोनों अलग हो गया, बंगाल और बिहार ना, तो 1971 में, तो इसको 72 में क्या मिल गया, दर्जा मिल गया स्वतंत्र जिला का। और उसके बाद अभी जो है 1908 ईस्वी में, क्या बोला था मैंने, 1908 ईस्वी में यह क्या हो गए, मुजफ्फरपुर में था। और इसका डेट लिख लीजिए, 11 दिसंबर 1972, 11 दिसंबर 1972 को इसे सीतामढ़ी स्वतंत्र जिला घोषित कर दिया गया। और इसकी जनसंख्या के बारे में चलें तो सीतामढ़ी मुख्यालय हो गया और 34,23,574 क्या हो गया, जनसंख्या हो गया। 1971 में आजाद हुआ तो 1972 में इसका जो है जिला स्वतंत्र की घोषणा हो गया। 27.62 जो है कौन चीज़ है, वृद्धि दर है, विकास वृद्धि दर। 52.5% कौन चीज़ है, साक्षरता है। और लिंगानुपात 899/1000 कर दीजिए। और क्षेत्रफल कितना है, 2199 वर्ग किलोमीटर। घनत्व कितना है, 1491 वर्ग किलोमीटर। इसका मुख्यालय कहाँ है, सीतामढ़ी। अब हम चलेंगे जिला वैशाली, ये भी उसी तरह प्रमंडल उसी का है, किसका, तिरहुत का है। याद रखें कि योग बातें हैं, पहले ये मुजफ्फरपुर में था, ठीक है, और ये अलग हुआ है, इसका भी डेट लिख लीजिए। मुजफ्फरपुर से अलग ये भी हुआ है, 72 में हुआ है, 12 अक्टूबर 1972 को। और जिले का मुख्यालय हाजीपुर हो गया। भाषा इसमें नहीं जानते, भाषा की सब समझ गए कौन कौन भाषा है, इसमें अब लिख लीजिएगा भाषा भी। भाषा यहाँ क्या क्या बोला जाता है वैशाली में, हिंदी तो आपको पता है ना, हिंदी होगा ना, और ठेठी भाषा, वज्जिका भाषा, क्या है, वज्जिका भाषा। और ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुकूल जो है, इसे क्या हो गया, यहाँ विश्व का सबसे पहला गणतंत्र मतलब क्या, रिपब्लिक कायम किया गया था। कहाँ में, वैशाली में सबसे प्रथम ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार विश्व का प्रथम गणराज मतलब गणतंत्र रिपब्लिक को क्या कर दिया गया था, कायम किया गया था। कहाँ पे, वैशाली में, विश्व में ही इसको डाल दीजिएगा, गणतंत्र कायम किया गया था। और इसका मुख्यालय कहाँ बना, हाजीपुर था। यहाँ जन्म किनका हुआ था, भगवान महावीर का हुआ था। और
भगवान महावीर के स्थली होने के कारण जैन धर्म के क्या हुए मतावलंबियों के लिए पवित्र नगरी बन गया। जैन धर्म के लिए भी क्या हो गया, ये बहुत ही पवित्र नगरी बन गया। और यहाँ गौतम बुद्ध भी 3 बार आए। बुद्ध जो महात्मा बुद्ध थे ये कितने बार आए हैं, 3 बार आए हैं। महाजन पद कितना है टोटल, 16 महाजनों पद में इसका जो है मगध के समान महत्वपूर्ण है। ये मगध में आ रहे हैं, इसको क्या कहेंगे, मगध के हिसाब से महत्वपूर्ण था। कब, जब 16 महाजन पद के नाम से जाना जाता था तब। अब जो है इसे तो राष्ट्रीय स्तर के कई संस्थान हैं और क्या हैं, जैसे केले, आम, लीची, इस तरह में वैशाली क्या है, अव्वल है, बहुत ही आगे हैं। और इनकी जनसंख्या के बारे में जान लें तो क्या है, इनकी मुख्यालय दिखाई नहीं दे रहा है, बोलो न जी, हाजीपुर। और जनसंख्या 34,95,021, वृद्धि दर 28.57% और साक्षरता 66.6%। और ये जो है लिंगानुपात 895/1000 और क्षेत्रफल 2036 और घनत्व 1717 है। आप लोग ये लिंगानुपात समझ रहे हैं। इस स्थिति में ये बता रहा है कि लड़कियों की संख्या क्या है, लड़कों की संख्या से कम है। तो समझ जाइए कि शादी उदी में लड़कों को बहुत परेशानी है, या लड़कियों को भी। लड़की को तो कोई परेशानी नहीं, लड़का की परेशानी है। अरे 1 के 1000 लड़का है मान लिया जाए, और लड़की की संख्या 895 है, तो कितना कम गया, 15 गो। तो 15 गो तो कुमारे न रहेगा 1000 में, 895 है तो 5 कितना होगा, 105 कम गया। तो 105 तो कुमारे रह जाएगा 1 के 1000 जनसंख्या में। और इसमें कितना कुमारा रह जाएगा, 101। इसमें 98 गो, इसमें 91 गो। इस तरह से लड़का की स्थिति बुरी है। पहले तो 2-2, 4-4 भी शादी हो जाते थे। हाँ, अब देखो वाजिब में देखो तो ये कैसे हुआ जानते हो, भ्रूण हत्या के चक्कर में हुआ। बेटी बचाओ अभियान था ना, इसी लेके था। तो भ्रूण हत्या के कारण ही ऐसा हुआ है कि लिंगानुपात कम गया है। भेदभाव नहीं होना चाहिए बेटी और बेटा में। चलते हैं इसके आगे। और ये जानकारी हम लोग ने तिरहुत प्रखंड के, बिहार के तिरहुत प्रखंड के पीछे 4 जिलों का मैंने सभी बात जानकारी ले चुके हैं। सभी बात तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अच्छी खासी जानकारी लिए हैं काम तक के लिए। अब जो मैं चलूँगा, बहुत ही मस्त ज़िले हैं शिवहर। लेकिन अगर शिवहर की माना जाए तो ये बहुत ही कमज़ोर है, और क्षेत्र भी इसका सबसे कम है, 443 है ना। तो इसे आधार पर चले तो लिंगानुपात भी 893 है, और साक्षरता 53.78 है। जनसंख्या भी 65 कितना है जी, 6,56,246 है। और इसका मुख्यालय खुद शिवहर खुद है ना। और ये अति दर प्रतिशत कितना है, 27.19%। तो हम लोग चलते हैं शिवहर के बारे में। ये तो हम स्पष्ट बोल दिया, शिवहर किसका मंडल है, प्रमंडल है, तिरहुत का है। बहुत बढ़िया, आप लोग जानते हैं। इसके पूरब में जो है, पूरब और उत्तर में सीतामढ़ी है। पूरब और उत्तर नोट करते जाइए। पूरब और उत्तर में सीतामढ़ी, पश्चिम में पूर्वी चंपारण तथा दक्षिण में जो है मुजफ्फरपुर है। शिवहर जो बिहार का सबसे छोटा एवं आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से अत्यंत ही पिछड़ा हुआ जिला है। जब इसमें वर्षा जब होती है ना, तो बगल वाला पड़ोसी जो जिला है ना, उससे आना जाना का रास्ता ही खत्म हो जाता है, मतलब टूट जाता है पूरी तरह।
संपर्क रास्ते जितने भी संपर्क सूत्र होते हैं सभी बंद हो जाते हैं। इसकी भाषाएं क्या होता है, हिंदी और बज्जिका होते हैं, हिंदी और बज्जिका होते हैं। इसके इतिहास के बारे में जानेंगे तो शिवहर पहले मुजफ्फरपुर और फिर हाल में सीतामढ़ी जिले का अंग रहा। किसका अंग रहा? सीतामढ़ी का अंग रहा। और जब महाजन पद काल था, 16 महाजन पद है ना, तो उस काल में यह वैशाली के बज्जी संघ और फिर मगध साम्राज्य का हिस्सा बना रहा। और भौगोलिक दृष्टिकोण से हम देखें तो शिवहर तिरहुत का ही अंग है। क्या है? तिरहुत का ही अंग है। 13वीं सदी में क्या हुआ कि 13वीं सदी में मुस्लिम शासन आरंभ होने तक इस क्षेत्र में मिथिला का शासकों के शासन किया। कौन किया? मिथिला के शासक ने इस पर शासन किया। किस पर? शिवहर पर। जब मिथिला का शासन हुआ तो ये कब अलग हुआ होगा? जिला इसका जब संपूर्ण जिला कब हुआ? 1971 में होगा। बंगाल विभाजन हुआ, बिहार बंगाल, उसके बाद इसका भी जिला का दर्जा मिल गया। मुजफ्फरपुर से अलग हुआ ना। तो इसका जो है लिख लीजिए डेट, 6 अक्टूबर 1994 को शिवहर को स्वतंत्र जिले का दर्जा मिला। शिवहर को 6 अक्टूबर 1994 को स्वतंत्र जिले का दर्जा मिला, अर्थात 94 माह का इसको जिला से अलग कर दिया गया। और उससे बाद जो है प्रमंडल बनने पर, तिरहुत के प्रमंडल बनने पर यह मुजफ्फरपुर जिला में शामिल था। अर्थात 1994 तक वो किसके साथ था? मुजफ्फरपुर के साथ था। अब चलते हैं फिर से। मुख्यालय इसका शिवहर है। जनसंख्या 6,56,246 है। वृद्धि दर जो है इसका है, जनसंख्या वृद्धि दर 27.19% है। और साक्षरता मिशन दर है इसका 53.78 है। और लिंगानुपात 893 है, जो 1000 में कितना कम है जी? 7। 107 कि डायरेक्टे 7? 107। और 443 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है? क्षेत्रफल है। और घनत्व मात्र 1882, मतलब घनत्व 1882 है। यहाँ तक आपका क्लियर होगा। आप चलते हैं मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में कौन ऑपरेशन हुआ था? ऑपरेशन अभी मैं तुरंत बताया है, ऑपरेशन भूल रहे हो। अभी ऑपरेशन कौन हुआ था मुजफ्फरपुर में? मेडिकल कॉलेज हुआ था, उजाला हुआ था। किसके नेतृत्व में? राजवाला वर्मा के नेतृत्व में। और इसका शासकीय मुख्यालय कहाँ है? मुजफ्फरपुर ही है ना। इसका जनसंख्या कितना है? 48,01,062। और वृद्धि दर है 28.14%। और साक्षरता दर भी अच्छा है, 63.43 है। और लिंगानुपात भी 900 है। और 2173 जो है वर्ग किलोमीटर वर्ग क्षेत्र है इसका। और 1500 इसका क्या है? घनत्व है वर्ग किलोमीटर में। हम इसमें चलते हैं तो इसमें क्या है? यह जिला उत्तर में इसका जो है पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी है। उत्तर में इसका क्या है? पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी है। दक्षिण में वैशाली और सारण है। पूरब में हम लोग समस्तीपुर जानते हैं, समस्तीपुर है और दरभंगा है। और पश्चिम में गोपालगंज है। अर्थात इसके जो है मुजफ्फरपुर के चारों ओर यही सब है। पूर्वी चंपारण है और सीतामढ़ी है, वैशाली सारण है और समस्तीपुर दरभंगा है और गोपालगंज है। इनकी सभी बातें आप लोग समझ गए हैं। अब हम चलेंगे दरभंगा के बारे में। दरभंगा में पहले वैसे बहुत महाराज भी रहते थे, दरभंगा महाराज, लेकिन उस बातों की ज़्यादा चर्चा नहीं इसमें करूँगा क्योंकि शॉर्टकट में निकलना है। दरभंगा जो है ना, शब्द फारसी भाषा में दर-ए-बंग। दरभंगा के बारे में जानूँ, दरभंगा इसका जो है दर-ए-बंग, दर-ए-बंग के नाम से इसका नाम दरभंगा पड़ा। क्या पड़ा? दर-ए-बंग के नाम से इसका नाम क्या पड़ा? दरभंगा पड़ा। और इसे अर्थ जो इसका होता है बंगाल का दरवाजा। इसका नाम क्या हुआ? बंगाल का दरवाजा। और बंगाल का दरवाजा का जो है मैथिली में कई सालों तक ये चलने वाला स्थायीकरण परिणाम है, स्थानीयकरण परिणाम है जो दरभंगा है। और यहाँ 1875 में तिरहुत अलग हुआ था। तिरहुत कब अलग हुआ? 1875 में तिरहुत अलग हुआ।
और तिरहुत जो है 1875 में अलग हुआ। कितना में? 1875 में से तिरहुत अलग हुआ। और मिथिला क्षेत्र का यह जिला अपनी प्राचीन मतलब पुराने समय से ही संस्कृत और बौद्धिक परंपराओं के लिए क्या है? विख्यात हैं। और यहाँ जो है दरभंगा जो है मिथिला संस्कृति का क्या है? केंद्र बना रहा है और केंद्र है भी। और इस जिले में क्या क्या उपज हो रहा है बढ़िया जानते हो? आम, मखाना और मछली का उत्पादन खूब बढ़िया है। और ये भी जानते हैं कि बाढ़ में भी ये बहुत परेशान होते होंगे। चलते हैं। दरभंगा का जो है मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय दरभंगा ही है। क्या है? दरभंगा है। और इसका जनसंख्या कितना है जानते हैं? 39 लाख। नोट कर लीजिएगा, 39,37,385। 39,37,385 इसका जनसंख्या है। और वृद्धि दर इसका है बहुत बढ़िया है, 19.47 है % में। और साक्षर दर इसका जानना चाहते हैं तो 56.56 है, मतलब 5-6% है। और लिंगा अनुपात इसका कितना है? 911। लिंगानुपात भी मिला जुला कर ठीक ही चल रहे हैं। क्षेत्रफल है 2278 वर्ग किलोमीटर। और घनत्व इसका जो है 1721 है। कितना है? 1721 इसका क्या है? घनत्व है दरभंगा का। अब हम दरभंगा के बाद चलेंगे मधुबनी जिले के बारे में। मधुबनी का आप लोग बहुत बढ़िया से जानते होंगे। मधुबनी बहुत ही विख्यात नाम है। आप लोग इससे पहले भी आप लोग जानकारी लिए हैं। किसका? मधुबनी जिला के बारे में। वो बहुत ही पेंटिंग में नंबर 1 थे। मधुबनी पेंटिंग बहुत बड़ा प्रख्यात है, बहुत बड़ा प्रख्याति ले चुके हैं। मधुबनी जो है ये कौन प्रमंडल से आ रहे हैं? सभी दरभंगा प्रमंडल में। दरभंगा भी और मधुबनी भी किस प्रमंडल में है? दरभंगा प्रमंडल में। तो मधुबनी भारत के बिहार प्रांत में दरभंगा प्रमंडल अंतर्गत क्या है? एक प्रमुख शहर है। दरभंगा और मधुबनी का मिथिला संस्कृति का क्या कहा गया है? द्विध्रुव माना गया। दोनों ध्रुव है। कौन? दरभंगा और मधुबनी। पूरा जो है संस्कृति का, मिथिला संस्कृति का क्या है? आखिर अगर जो कहा जाएगा मिथिलांचल क्षेत्र जो आएंगे क्या होंगे? मधुबनी और दरभंगा जो मिथिलांचल क्षेत्र में आएंगे। और ये भी हम कहेंगे मैथिली तथा हिंदी यहाँ के प्रमुख भाषा भी हैं। इसका भाषा कौन है? मैथिली और कौन है जी? और हिंदी भी है। और यहाँ बज्जिका नहीं होंगे क्योंकि हम जान रहे हैं कि मैथिली जो बोलेंगे वो बज्जिका बहुत कम बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, हिंदी बोलेंगे, अंग्रेजी भी बोल सकते हैं। लेकिन विश्व प्रसिद्ध मिथिला पेंटिंग एवं मखाना पैदावार से वजह से ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। कौन? मधुबनी। किस किस के कारण? पेंटिंग के कारण। किसके कारण? पेंटिंग के कारण। पेंटिंग के कारण और किसके कारण? मखाना के कारण जो है पूरा विश्व में इनका ख्याता चल रहा है। इन्होंने हाल ही फिलहाल जो है मधुबनी में ये मधुबनी स्टेशन पर 10,000 स्क्वायर फुट का जो है पेंटिंग किया है। और फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब क्या? निःशुल्क। किसके कारण? अपना परिश्रम दान दिया है, श्रम दान किया है। क्या दिया है? श्रम दान। अब ये पेंटिंग का विस्तार इतना बड़ा क्यों हो गया हम बताते हैं। ये पेंटिंग आज जो भी आप लोग स्टार्ट किए हैं, बीपीएससी की अगर जो तैयारी आप स्टार्ट किए हैं आज, तो ये आप लोग समझ सकते हैं कि पहला दिन जो आप लोग समझे होंगे उसमें थोड़ा ज्ञान हुआ, दूसरा दिन उससे बड़ा ज्ञान, तीसरा दिन मतलब बार बार ये डेली क्लास करने के बाद आपका क्या होगा? ज्ञान की कुछ न कुछ बखानता होने लगेगा। आप खुद क्वेश्चन का आंसर देने लगिएगा और समझने भी सबसे अधिक लगिएगा। और इस वजह से आप एक दिन न एक दिन
क्या होंगे, एक ख्याता हो जाएंगे आप बिहार के मैटर में, या आपके बीपीएससी सिलेबस के या और जानकारी के हिसाब से आप लोग क्या करते हैं, फाइट करने के योग्य बन सकते हैं। तो हम चलते हैं, मैथिली हिंदी भाषा इनका है, पेंटिंग मखाना से प्रसिद्ध है। ये जो हाल फिलहाल में रेलवे स्टेशन लिख लीजिएगा, रेलवे स्टेशन पर जो है ये इन्होंने क्या किए, 10,000 स्क्वायर फुट का फ्री में पेंटिंग बना दिए और इन्होंने क्या कर दिया, श्रमदान दिया। आजकल के ज़माने में तो 1 घंटा कोई फोकट में काम करने के लिए नहीं तैयार है, और समाज के लिए तो करने के लिए और कोई नहीं ज़रूरत है। तो इसलिए ये ध्यान रखिए कि इनका योगदान को आप लोग बहुत ही काबिल तारीफ़ है और आप लोग तारीफ़ जरूर करते होंगे। इसके कारण क्या हुआ, विश्व से जितना भी पर्यटक आते हैं विदेशी लोग, इनका क्या किया, बहुत ही सराहनीय माना गया, और साथ साथ अपना भारत सरकार भी इनको क्या मानते हैं, बहुत ही सराहनीय रूप से देखते हैं। और इसमें स्टार्टिंग कैसे हुआ, पहले लेडीज़ लोग, महिलाएं लोग जो है ना, रंगोली आप लोग बनाते होंगे, तो रंगोली बनाने का काम किया करते थे, स्टार्ट किए थे अपने घरेलू के लिए। लेकिन बाद में ये क्या हो गया, वो उनका प्रोफेशनल हो गया, धीरे धीरे वो किसका रूप ले लिया, पेंटिंग का रूप ले लिया। और पेंटिंग के साथ साथ उन लोग को क्या हुआ कि पुरुषों लोगों भी ने क्या कर दिया, उनको अपना लिया। और पुरुष लोग अपनाते ही क्या हो गया कि उसमें खास करके धीरे धीरे पहले कपड़ों पर, कागजों पर, और धीरे धीरे अब दीवारों पर उनका पेंटिंग क्या हो गया, ख्याति दिखाने लगा। उनका कलाकृति जो है, जितने भी कलाकार हैं, उनका कलाकृति सभी सड़कों पे, सभी रोडों पे, सभी चौराहे पर दिखने लगा है, दीवारों पर भी। तो आप लोग भी धीरे धीरे आप इस तरह से मुकाम पर हासिल कर जाते हैं। उसी तरह ये भी समय के साथ साथ, बदलाव के साथ साथ ये क्या किया, अपने आप को मिथिला पेंटिंग में बदल दिया, जो आप लोग एक समझ सकते हैं चित्रकला का बहुत ही बड़ा स्थान है। तो दरभंगा, मधुबनी एवं नेपाल में भी इस क्षेत्र का बहुत ही आयोजन होता है चित्रकला का, क्योंकि बगल में अगर जो आपके बगल में अगर जो है कौन चीज़, चित्रकला का साम्राज्य, तो बगल वाला पड़ोसी को भी फायदा होगा, तो नेपाल को भी इसमें फायदा हो रहा है, दरभंगा को भी होता है, कुछ बगल पड़ोसी जो है सबको फायदा हो रहे हैं और सब सीख रहे हैं और वो क्षेत्र बना लिए हैं। और इसके आगे हम चलेंगे तो उनके ये पहल निःशुल्क था, तो आप लोग समझ ही गए हैं। और इनका जो क्या है, वो जनसंख्या कितना है, मुख्यालय कहाँ है इसका, मधुबनी ही होंगे मुख्यालय। जनसंख्या कितना है पता है, 44,87,379, 44,87,379 है। वृद्धि दर इनका है कितना, 25.51% है। और साक्षरता दर कितना है, 58.62। साक्षरता दर इनका है 58.62। लिंगानुपात भी 926 है, लिंगानुपात भी बहुत बढ़िया है, 926 है। साथ ही साथ इनका क्षेत्रफल जो है 3501 है। इनका क्षेत्रफल कितना है, 3501 है। और घनत्व इनका जो है 1279 है। घनत्व इनका कितना है, 1279, क्षेत्रफल 3501, लिंगानुपात 926, साक्षरता मिश्रण 58.62, और जो वृद्धि दर है 25.51, और जनसंख्या जो 44,87,379 है। अब थोड़ा इसमें और कौन सा जिला लूँ, एक समस्तीपुर बचे हुए जो ले ही लेता हूँ, क्योंकि 2 प्रमंडल हमारा आज ख़त्म हो जाएंगे, फिर अगला प्रमंडल जो है देखेंगे बहुत ही बारीकी से। तो समस्तीपुर के बारे में आप लोग जान रहे हैं ना, समस्तीपुर वाले तो इसमें बैठे भी हैं, बेगूसराय जिला वाले, समस्तीपुर जिला वाले ना, मुंगेर जिला को है, मुंगेर जिला वाले बाहर में भी हैं, हाँ मुंगेर जिला के भी हैं, यहाँ बेगूसराय का भी है, लखीसराय का भी होंगे ना। तो चलते हैं, समस्तीपुर का कुछ खाका आप लोग को पता होंगे, नहीं भी पता है तो आप लोग को मैं बता दूं। तो समस्तीपुर जिला किसका प्रमंडल है, दरभंगा का।
और दरभंगा और मधुबनी को क्या माना गया? द्विध्रुव माना गया है। और दरभंगा किस नाम से बना था? बंगे दर ए बांग, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? बंगाल का दरवाजा। अब इस आधार पर चलते हैं, यहाँ जो मुख्य भाषाएं हैं जो कौन है? समस्तीपुर का हिंदी है और उर्दू भी है और बज्जिका ठेठी जिसको कहते बज्जिका भी है और अंग्रेजी भी बोलचाल में आ ही जाते हैं। ये मिथिलांचल के रूप में जाने जाते हैं और यह कृषि प्रधान में आ जाते हैं। समस्तीपुर कृषि के योग्य बहुत ही प्रमुख स्थान है। समस्तीपुर में पहले पूर्व रेलवे मंडल भी है, मतलब समस्तीपुर जो है पूर्व रेलवे का मंडल भी है। नोट कर लीजिए, समस्तीपुर जो है पूर्व रेलवे का क्या है? मंडल भी है। इसका इतिहास ये बता रहा है जनक के, ए बाबू उसको जाके स्टॉप करो। जनक, ये इतिहास इसका बता रहा है कि जनक के मिथिला प्रदेश का यह अंग रहा। क्या रहा? अंग रहा। अंत में यह वैशाली में सट गया। वैशाली का अंग रहा। कौन? समस्तीपुर। बाद में ये मगध के मौर्य, क्या बोले? मगध के मौर्य, शुंग, मौर्य और कौन थे? शुंग, कनब और गुप्त शासकों के महान साम्राज्य का क्या बन गए? वो हिस्सा बन गए। इन पर वो शासन करने लगे। यह प्रदेश हर्षवर्धन के साम्राज्य के ही मतलब अंतर्गत था। और 13वीं शताब्दी जब आया, 13वीं शताब्दी, तो उसमें क्या हुआ? पश्चिम बंगाल के मुसलमान शासक, क्या नाम था? हाजी शमसुद्दीन इलियास, इन्हीं के नाम पर समस्तीपुर पड़ गया। क्या पड़ गया? नाम क्या था? हाजी शमसुद्दीन इलियास, इन्हीं के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा? समस्तीपुर पड़ा। और मिथिला तिरहुत के क्षेत्रों में बंटवारा जब हुआ तो उत्तरी भाग क्या हो गया? सुगौना के आयनर राजा को मिला। वो समय था 1325 से लेके 1525 ईस्वी। उसके पास रहा। किसके पास? सुगौना के पास, सुगौना के आयनवर के पास रहा। और बाद में ये क्या हुआ? जब इसका जो है कला संस्कृति साहित्य के लिए समस्तीपुर का क्या रहा? बहुत ही योगदान रहा उसके राजा के लिए, उसके पास के लिए। और इसके बाद जो क्या हुआ, ये इन्होंने ही मतलब शिव सिंह था, और क्या नाम था? शिव सिंह के पिता थे देव सिंह ने लहरिया सराय में इसका एक देवकुली की स्थापना की। किसका स्थापना किया? देवकुली की स्थापना की। और देवकुली, इसमें समस्तीपुर लिख दूं, समस्तीपुर, ठीक। देवकुली के क्या किया? स्थापना किया। उसके बाद क्या हो गया? उसके बाद जो वही जो देव सिंह के बाद जो था, दो चार वैसे थे, पद्म सिंह थे, हरि सिंह थे और नरसिंह सिंह थे, धीर सिंह थे, भैरव सिंह थे, रामचंद्र थे, लक्ष्मीनाथ थे। ये सब मिल के क्या किए? उस पर शासन। तो हम लोग जान रहे हैं समस्तीपुर का मुख्यालय जो है समस्तीपुर ही है। समस्तीपुर का मुख्यालय क्या है? समस्तीपुर है। इनका जनसंख्या लिख लीजिए 42,61,566। 42,61,566। इसका जो है विकास वृद्धि दर जो है, जनसंख्या का जो वृद्धि दर है 25.53% है। 25.53% है। और इसका साक्षरता दर जो है कितना है? साक्षरता दर 61.85 है, 61.85% है। और साथ ही साथ लिंगानुपात इसका जो है 900 कितना है? 11 है। कितना है? 911 है। और साथ साथ अब जान रहे हैं दरभंगा का भी 911 था, इसका भी 911 रखिएगा। और इसका जो क्षेत्रफल जो है 2905 है। 2905 वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल। और संग संग जो है इसका घनत्व जो है 1465 घनत्व है वर्ग किलोमीटर। 1465 वर्ग किलोमीटर इसका प्रत्येक घनत्व है। तो आप लोग समस्तीपुर तक आप लोग चलाए हैं। 2 प्रमंडल आप लोग डील कर चुके हैं। एक प्रमंडल था तिरहुत, दूसरा दरभंगा। बाकी 7 प्रमंडल अभी भी बाकी हैं। अगले में क्लास में प्रमंडल के साथ साथ और विशेष जानकारी मैं आप लोग के साथ रखूंगा।
थैंक यू, धन्यवाद। अगर जो आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्द से जल्द कर लीजिए। उम्मीद है हमें और आप लोग को भी बहुत ही सहयोग मिलेगा इस चैनल के साथ में। साथ ही साथ मैं चलते चलते फिर आप लोग को धन्यवाद करना चाहता हूँ। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।